नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपने एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक कौन सा है अपने पास? वो है फ्यूज। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूज पढ़ेंगे। फ्यूज के बारे में अपने पूरी बेसिक्स डिटेल पढ़ेंगे, यानी फ्यूज क्या होता है और फ्यूज क्या वर्क करता है, फ्यूज के कितने टाइप होते हैं, इसकी रेटिंग किस में ली जाती है, इसमें क्या एलिमेंट का प्रयोग होता है। तो सारी बेसिक डिटेल्स का अपना ध्यान करेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फ्यूज का मीन्स क्या होता है, यानी फ्यूज किसे कहते हैं। फ्यूज का अर्थ होता है गलना। क्या होता है? गलना। यानी फ्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? गलना। तो फ्यूज क्या है कि फ्यूज धातु का एक छोटा टुकड़ा होता है। क्या होता है कि धातु का एक छोटा टुकड़ा जो परिपथ को क्या करता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी फ्यूज क्या है कि एक धातु का क्या है? टुकड़ा है। धातु एक टुकड़ा होता है जो क्या करता है कि इस परिपथ को, यानी जो सर्किट होता है, सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। यानी फ्यूज को अपने क्या कहते हैं हिंदी में? गलना। और फ्यूज किसे कहते हैं? यानी धातु का ऐसा टुकड़ा, यानी धातु का ऐसा टुकड़ा जो परिपथ को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, फ्यूज कहलाता है। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूज के अंदर फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है। यानी जो फ्यूज होता है, फ्यूज में एलिमेंट किसका होता है? तो ये फ्यूज जो एलिमेंट है, यानी फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है? तो सामान्यतः फ्यूज का जो एलिमेंट होता है वो होता है, पता होगा आप सभी को, टीन प्लस सीसा, यानी टीन प्लस लेड का मिश्रण होता है। अब इसमें बात करते हैं कि टीन जो होता है, टीन कितने परसेंट होता है और सीसा कितने परसेंट होता है। तो टीन इसके अंदर कितना होता है? 63% टीन और 37% जो होता है वो अपने पास क्या होता है? वो होता है सीसा। और ये जो 63% टीन और 37% शीशा होता है, इसको अपने कितने एम्पियर तक की धारा वहन के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका अपने प्राय उपयोग करते हैं तो 10 एम्पियर की विद्युत धारा के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं? टीन प्लस शीशा, यानी 63 प्लस टीन और 37% शीशे का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास 10 एम्पियर से अधिक धारा हो, यानी किसी सर्किट में 10 एम्पियर से अधिक का लोड हो और उसके अंदर अपने को फ्यूज एलिमेंट बनाना हो, तो उसके अंदर अपने किसका उपयोग करते हैं? तो उसमें अपने करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम का। किसका करते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम का। ये कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग अपने कब करते हैं? जब अपने लोड की जो करंट वहन क्षमता होती है वो क्या हो जाए? 10 एम्पियर से अधिक हो जाए। यानी 10 एम्पियर से अधिक होगा तो अपने कॉपर या एल्यूमिनियम का जो फ्यूज एलिमेंट होता है उसका उपयोग करते हैं। और सामान्यतः 10 एम्पियर या 10 एम्पियर से कम के लिए अपने 63% टीन और 37% शीशा का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्यूज का जो एलिमेंट होता है, यानी फ्यूज का जो संयोजन होता है वो कैसे होता है। यानी फ्यूज का संयोजन अपने किस प्रकार करते हैं? तो क्या होता है फ्यूज एलिमेंट का संयोजन? नेक्स्ट है अपने पास फ्यूज एलिमेंट कनेक्शन। यानी फ्यूज का जो एलिमेंट होता है उसका कनेक्शन अपने किस प्रकार करते हैं? तो फ्यूज को हमेशा क्या करते हैं? फेज वायर के, यानी फेज को अपने और क्या बोलते हैं? जीवित भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं?
लाइव और क्या बोलते हैं, यानी फेज, जीवित, लाइव और संजीव तार के क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। यानी फेज का जो एलिमेंट होता है उसको अपने फेज के जीवित, लाइव यानी संजीव, ये क्या है, एक ही नाम है। यानी फेज को ही अपने जीवित बोलते हैं, फेज को ही अपने लाइव वायर बोलते हैं और इसको ही सजीव वायर बोलते हैं। तो इसके अपने क्या जोड़ते हैं, इनके सीरीज में लगाया जाता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि फ्यूज वायर को निम्नलिखित में से परिपथ में जोड़ना चाहिए, फेज के श्रेणी क्रम में, फेज के समांतर क्रम में, न्यूट्रल के श्रेणी क्रम में, न्यूट्रल के समांतर क्रम में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा कि फेज के श्रेणी क्रम में। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूज का जो एलिमेंट होता है उसका गुण क्या होना चाहिए। यानी जो आपके पास फ्यूज है उस फ्यूज एलिमेंट के गुण क्या होना चाहिए। यानी फ्यूज का जो एलिमेंट होता है उसका गुण क्या होना चाहिए, यानी फ्यूज एलिमेंट का गुण क्या होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से 4 बातें बताऊंगा, आपको वो ध्यान से जो देखना होगा। क्या है कि फ्यूज जो एलिमेंट होता है उसका मुख्य गुण क्या है कि उसका गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे बहुत बड़ा क्या डाउट रहता है, तो मैं आपको वो डाउट दूर करूंगा। यानी इसका गलनांक पूछे और विशिष्ट प्रतिरोध पूछे। तो गलनांक फ्यूज का क्या होता है, यानी फ्यूज का गलनांक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और विशिष्ट प्रतिरोध वो भी क्या होना चाहिए, कम। अब मैंने यहाँ से लाइन क्या बोली है कि फ्यूज एलिमेंट का गलनांक जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछे कि फ्यूज एलिमेंट का गुण निम्न में से कौन सा होना चाहिए, अगर चाहिए की कंडीशन आती है तो दोनों में क्या होगा, कम कम। अगर होता है, अगर क्वेश्चन में कह दे आपको कि फ्यूज एलिमेंट होता है तो आपको क्या करना होगा, गलनांक उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और प्रतिरोध जो होगा विशिष्ट प्रतिरोध वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर आपको फ्यूज एलिमेंट के बारे में पूछ ले कि गल होना चाहिए तो गलनांक कम होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए तो कम होना चाहिए। अगर होता है तो गलनांक कम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने फ्यूज का सिद्धांत, यानी फ्यूज किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो क्या है। अब बात करते हैं सिद्धांत की। फ्यूज जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो वो करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, ऊष्मीय सिद्धांत के। और ये ऊष्मीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जूल ने। किसने दिया था, जूल ने। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय, ऊष्मीय, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि ऊष्मीय सिद्धांत पर। और ये पूछ ले कि ऊष्मीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ऊष्मीय सिद्धांत किसने दिया था, जूल ने ऊष्मीय सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं कि सप्लाई, यानी फ्यूज किस कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, यानी सप्लाई। तो फ्यूज जो होता है वो एसी और डीसी, यानी एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर क्या करता है, समान रूप से कार्य करता है। अब क्यों करता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्यूज का सिद्धांत क्या है, ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऊष्मा को अपने क्या लिखते हैं, H बराबर I² R और T। यानी एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, रेजिस्टेंस दोनों में होगा और करंट की स्क्वायर के क्या होगा, समानुपाती में होगा। तो यानी ऊष्मा के कारण क्या होगा, ये वर्क करेगा। यानी सप्लाई कौन सी होगी, तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ये काम करेगा। अब बात करते हैं कि फ्यूज की रेटिंग का निर्धारण किस में करते हैं, यानी जो फ्यूज की रेटिंग होती है, रेटिंग ऑफ फ्यूज, तो वो अपने किस में करते हैं,
यहां से अपने देखें तो फ्यूज की रेटिंग किस में ली जाती है, फ्यूज की जो रेटिंग होती है यानी फ्यूज की रेटिंग लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो लेते हैं अपने एम्पियर में। फ्यूज की रेटिंग का निर्धारण किस में किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है। अब अपने बात करते हैं रेटेड करंट क्या होती है, यानी रेटेड करंट क्या होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेटेड करंट, यानी फ्यूज के अंदर रेटेड करंट जो होती है वो क्या होती है। यानी रेटेड करंट वो होती है जो यानी वह फ्यूज द्वारा वहन की जा सकने वाली अधिकतम सुरक्षित करंट क्या कहलाती है, रेटेड करंट। यानी फ्यूज द्वारा सहन की जा सकने वाली मैक्सिमम जो करंट होती है वो क्या होती है, रेटेड करंट। यानी जिस विद्युत धारा को फ्यूज सहन कर सकता है वो उसकी क्या होती है, रेटेड करंट होती है। यानी अब किसी फ्यूज की रेटेड क्षमता क्या हो, यानी 10 एम्पियर है, तो वो 10 एम्पियर वो उसकी क्या है कि वो मैक्सिमम रेटेड करंट है, यानी ये 10 एम्पियर तक सहन कर सकता है। अगर 10 से 11 एम्पियर होगी तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा, सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यानी रेटेड करंट का मतलब क्या है कि फ्यूज द्वारा वहन की जा सकने वाली वह अधिकतम सुरक्षित धारा क्या कहलाती है, रेटेड धारा। अब अपने बात करते हैं मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट क्या होती है, यानी मैक्सिमम फ्यूजिंग जो करंट है वो क्या होती है। मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट। अब मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट वो होती है यानी जिस न्यूनतम धारा पर फ्यूज क्या होता है, पिघल कर टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्यूजिंग धारा। यानी जिस न्यूनतम धारा पर यानी जिस मिनिमम धारा पर करंट पर फ्यूज क्या होगा, पिघल कर टूट जाता है, पिघल कर टूट जाता है, वो क्या कहलाती है, मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। किसकी बात करते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, गलन गुणांक। क्या बोलते हैं, गलन गुणांक। यानी फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो फ्यूजिंग फैक्टर आपका होता है मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन मैक्सिमम रेटेड करंट। यानी फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन मैक्सिमम रेटेड करंट। और फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 से अधिक होता है। यानी फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो क्या होता है वो 1 से अधिक होता है। यानी फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा ही क्या होता है, इकाई से अधिक होता है। अब इकाई से अधिक क्यों होता है वो आपको मैं बताऊंगा। यानी मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट अपनों ने पढ़ी थी कि वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज पिघल कर टूट जाता है क्या कहलाती है, मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट। और मैक्सिमम रेटेड करंट अपनों ने क्या पढ़ी थी कि फ्यूज जिस धारा पर पिघल कर यानी टूट जाता है उसको तो अपने पढ़ा था मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट। और रेटेड करंट कौन सी पढ़ी थी कि फ्यूज द्वारा वहन की जाने वाली अधिकतम सुरक्षित करंट क्या कहलाती है, रेटेड करंट। तो अब मैक्सिमम फ्यूजिंग धारा ज़्यादा होगी या रेटेड करंट ज़्यादा होगी, तो यहाँ से अपने पास क्या होगी कि मैक्सिमम जो रेटेड करंट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेटेड करंट क्या होगी, कम होगी। जब आप किसी
ज़्यादा संख्या में कम का भाग देते हो तो मान 1 से कम आता है या 1 से ज़्यादा आता है? तो मान अपने पास आता है 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पे फ्यूजिंग फैक्टर का मान क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूज जो होता है, HRC फ्यूज होता है, रिवायरेबल फ्यूज होता है, इनकी फ्यूजिंग जो फैक्टर होता है उसका मान कितना होता है? यानी HRC फ्यूज जो आपके पास होता है, HRC हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसकी जो विदारण क्षमता होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1.1। और जो रिवायरेबल फ्यूज होता है, कौन सा? रिवायरेबल, यानी जिस फ्यूज के अंदर आप फ्यूज एलिमेंट को दोबारा बांध सकते हो उसे रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं। यानी रिवायरेबल फ्यूज के अंदर ये इसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है? वो होता है 1.4 से 1.7 तक। यहाँ से आपको ये दो बातें याद रखनी होगी। यानी HRC फ्यूज का अगर फ्यूजिंग फैक्टर पूछ ले तो क्या होगा? 1.1 होगा। अगर रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछ ले तो क्या होगा? 1.4 से 1.7 होगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने के लिए फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 1.4। यानी 1.4 से फ्यूजिंग फैक्टर का मान अधिक नहीं होना चाहिए। अब अपने बात करते हैं जो रेटेड करंट होती है उसको अपने कैसे डिनोट करते हैं। यानी रेटेड करंट जो अपने पास होती है, रेटेड करंट वो किस बात पर निर्भर करती है? तो रेटेड करंट जो होती है वो चालक तार का जो डायामीटर होता है, यानी चालक तार का व्यास होता है, उस पर निर्भर करती है। यानी जो आई होती है रेटेड करंट वो समानुपाती होती है डी बाई 3/2। यानी डी की पावर कितनी होगी? इसको अपने ऐसे भी लिखते हैं, आई समानुपाती डी की पावर 1.5। यहाँ पे डी क्या है? तो डी है अपने पास चालक तार का जो व्यास होता है, यानी चालक तार का डायामीटर, और आई जो है वो क्या होगी? वो होगी करंट होगी। यानी आपसे पूछ ले कि फ्यूज की जो रेटेड करंट होती है उसका निर्धारण किस में लिया जाता है, तो यानी चालक तार के व्यास के आधार पर लिया जाता है। यानी जो रेटेड करंट होती है वो रेटेड करंट कितनी होती है? चालक तार के व्यास का 1.5 गुना होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फ्यूज बेस क्या होता है। यानी फ्यूज फ्यूज बेस है वो अपने पास क्या होता है? यानी जिस भाग को अपने दीवार में यानी बोर्ड में कसा जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्यूज बेस। यानी जिस भाग को दीवार में फिट किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं? फ्यूज बेस कहते हैं। और फ्यूज कैरियर क्या होता है? अब इसके बाद अपने बात करते हैं फ्यूज कैरियर। यानी फ्यूज कैरियर किसे कहते हैं? तो जिस भाग में फ्यूज एलिमेंट को बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूज कैरियर। यानी जिस भाग में फ्यूज एलिमेंट को कसा जाता है यानी फ्यूज एलिमेंट को बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्यूज कैरियर। अब बात करते हैं कि फ्यूज का जो मैन्युअली कार्य क्या होता है, यानी फ्यूज वर्क क्या करता है। फ्यूज वर्क
यानी फ्यूज क्या काम करता है, तो फ्यूज दो काम करता है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है अपने पास कि अतिरिक्त धारा जो होती है उसको रोकने का कार्य करता है, यानी क्या करता है, अतिरिक्त धारा को रोकना। और दूसरा उसका काम क्या होता है, परिपथ को खोलना। यानी फ्यूज दो काम करता है। कौन कौन से, अतिरिक्त धारा को रोकने का काम करता है और दूसरा परिपथ को खोलने का काम करता है। अब अपने बात करते हैं कि रैप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है। क्या बात करते हैं, रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी फ्यूज टूटने पर न्यूनतम आरक उत्पन्न जो होती है उसे क्या कहते हैं, रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी विदारण क्षमता। हिंदी में अपने रैप्चरिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, विदारण क्षमता। यानी अब विदारण क्षमता क्या होती है, फ्यूज के टूटने पर न्यूनतम जो आर्क उत्पन्न होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, विदारण क्षमता। यानी फ्यूज के टूटने पर उत्पन्न जो आर्क होती है इसके गुण को क्या कहते हैं, विदारण क्षमता। यानी फ्यूज के टूटने पर उत्पन्न जो आर्क होती है इसके गुण को क्या कहते हैं, विदारण क्षमता, यानी रैप्चरिंग कैपेसिटी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यानी ये क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पास क्या होगा, फॉल्ट होगा। यहाँ पे फॉल्ट होगा और यहाँ पे क्या होगी, आर्क उत्पन्न होगी और यहाँ पर क्या होगा, आर्क समाप्त होगी। यानी यहाँ पे आपने आर्क समाप्त होगी, ये इस प्रकार चलेगा, ठीक है। यानी फॉल्ट से आर्क उत्पन्न जो होगी उस टाइम को अपने क्या बोलेंगे, यानी फॉल्ट से आर्क जो उत्पन्न होगी उस टाइम को अपने बोलेंगे प्री आर्किंग टाइम। क्या बोलेंगे, प्री आर्किंग टाइम। और आर्क उत्पन्न से आर्क समाप्त होगी उस टाइम को अपने क्या बोलेंगे, उस टाइम को अपने बोलेंगे आर्किंग टाइम। क्या बोलेंगे, आर्किंग टाइम। और फॉल्ट आने से आर्क समाप्त होने तक का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग टाइम। यानी पहले अपने पास क्या आता है कि फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने के बाद क्या होती है, आर्क उत्पन्न होती है और आर्क उत्पन्न होने के बाद क्या होती है कि आर्क समाप्त होती है। अब अपने बात करते हैं कि प्री आर्किंग टाइम क्या होता है, आर्किंग टाइम क्या होता है और ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है। तो यानी फॉल्ट आने से और आर्क उत्पन्न होने तक के जो बीच का जो समय होता है, यानी फॉल्ट आने के बाद और आर्क उत्पन्न होने तक का जो समय होता है वो किस में आता है, वो अपना आता है प्री आर्किंग टाइम के अंदर आता है। और आर्क उत्पन्न होने से और आर्क समाप्त होने तक का जो बीच का टाइम होता है वो अपने पास क्या होता है, वो होता है आर्किंग टाइम। और फॉल्ट से और आर्क समाप्त होने तक का जो बीच का टाइम होता है उसे अपने बोलते हैं ऑपरेटिंग टाइम। यानी सीधा आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि फॉल्ट और आर्क उत्पन्न होने के बीच में जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, तो प्री आर्किंग टाइम। और आर्क उत्पन्न होने और आर्क समाप्त होने के बीच में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो आर्किंग टाइम।
और फॉल्ट और आर्क समाप्त होने के बीच की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑपरेटिंग टाइम। ध्यान रखना कि आर्क समाप्त को बोलते हैं शून्य धारा, इसको क्या बोल सकते हैं, शून्य करंट यानी शून्य धारा भी बोल सकते हैं। यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि फॉल्ट और शून्य धारा के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो ऑपरेटिंग टाइम। आर्क उत्पन्न और शून्य धारा के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो आर्किंग टाइम। फॉल्ट और आर्क उत्पन्न के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो प्री आर्किंग टाइम। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आप भी थोड़ा कोऑपरेट जरूर कीजिए। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूज कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्यूज। टाइप्स ऑफ अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। फ्यूज यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो मैनुअली फ्यूज अपने पास 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं अपने पास, पहला होता है रिवायरेबल फ्यूज, रिवायरेबल। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, राउंड फ्यूज। कौन सा होता है, राउंड फ्यूज। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कार्टिज फ्यूज। कौन सा होता है, कार्टिज फ्यूज। और जो चौथा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फेरुल फ्यूज। कौन सा होता है, फेरुल फ्यूज। और पांचवा जो होता है वो होता है अपने पास HRC फ्यूज। और एक फ्यूज और होता है वो होता है डी टाइप फ्यूज, यानी इसको अपने बोलते हैं डी टाइप फ्यूज, जिसका उपयोग अपने ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, डी टाइप्स फ्यूज। यानी फ्यूज अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो फ्यूज होता है आपके पास रिवायरेबल फ्यूज, यानी जिसके अपने तार को क्या कर सकते हैं, दोबारा बांध सकते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, रिवायरेबल फ्यूज। और राउंड फ्यूज, और कार्टेज फ्यूज, और फेरुल फ्यूज, और HRC फ्यूज, और एक छोटा होता है डी टाइप फ्यूज। अब अपने इन सारों के बारे में एक एक डिटेल के बारे में जानेंगे कि रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, राउंड फ्यूज क्या होता है, कार्टेज फ्यूज क्या होता है, फेरुल फ्यूज क्या होता है, HRC फ्यूज क्या होता है, और डी फ्यूज क्या होता है। पहले अपने बात करते हैं कि रिवायरेबल फ्यूज। पहला कौन सा अपने पास, रिवायरेबल फ्यूज। पहला आपके पास रिवायरेबल फ्यूज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनः बांधन योग्य। क्या बोलते हैं, पुनः बांधन योग्य। यानी रिवायरेबल फ्यूज को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, पुनः बांधन योग्य। अब ये रिवायरेबल फ्यूज होता है, ये इसके भी आगे क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो एक होता है बेकेलाइट फ्यूज, एक होता है बेकेलाइट फ्यूज, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, किटकैट फ्यूज, किटकैट फ्यूज। अब बेकेलाइट फ्यूज होता है, उसका अपन कौन से लोड के लिए करते हैं, तो बेकेलाइट फ्यूज का अपने लाइटिंग लोड के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए, यानी लाइटिंग लोड के लिए करते हैं। और इसकी जो रेटिंग होती है, वो रेटिंग कितनी होती है, वो होती है कम ही होती है, यानी 5 से 6 एम्पीयर तक इसकी रेटिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि किटकैट फ्यूज, यानी किटकैट फ्यूज होता है, जो इसकी बॉडी होती है, यानी किटकैट फ्यूज की बॉडी, किटकैट फ्यूज की बॉडी किसकी बनी होती है, पोर्सलिन की बनी होती है।
पोर्सलिन की बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है और सैलखड़ी की बनी होती है। यानी अपने चीनी मिट्टी को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, सैलखड़ी भी बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं और फेल्स पार भी बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आप इसके नाम लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। यानी एक जो होती है वो चीनी मिट्टी होती है और चीनी मिट्टी को अपने क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, सैलखड़ी भी बोलते हैं, यानी सैलखड़ी भी बोलते हैं, सैलखड़ी को अपने जिप्सम भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फेल्स पार। फेल्स पार भी बोलते हैं। अब जो किटकैट फ्यूज होता है इसको अपने कहाँ पे लगाते हैं, तो किटकैट फ्यूज को मेन स्विच बोर्ड जो होता है वहाँ पे लगाते हैं, पावर लोड के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी जो अपने घर के अंदर जो मेनली यूज होता है वो किटकैट फ्यूज ही होता है। यानी किटकैट फ्यूज का मेन स्विच बोर्ड के साथ करते हैं, ये पावर लोड में करते हैं। और किटकैट फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो इसकी रेटिंग क्या होती है, वो होती है इसकी 15 एम्पियर से 16 एम्पियर तक। कितनी होती है, 15 से 16 एम्पियर तक की होती है। और यूज इसका अपने कहाँ पे करते हैं, मोटर के जो पैनल बोर्ड होते हैं उसके अंदर अपने इसका ज़्यादातर अधिकतर उपयोग करते हैं। और जो रिवायरेबल फ्यूज है उसको अपने परपथ में क्या कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी एक बार फ्यूज टूट जाने के बाद, यानी फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अपने पास कोई फ्यूज ऑपरेट हो जाता है, उसके बाद अपने फ्यूज एलिमेंट को दोबारा बांध कर इसके अंदर काम में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा टाइप है, वो है अपने पास राउंड फ्यूज। राउंड फ्यूज की जो धारा क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो होती है यानी करंट जो कैपेसिटी होती है इसकी राउंड फ्यूज की होती है 5 एम्पियर तक। यानी राउंड फ्यूज की धारा क्षमता जो होती है वो 5 एम्पियर तक होती है। और इसका उपयोग अपने काम पे करते हैं, इसका उपयोग सामान्यतः अपने करते हैं इन्वर्टर परिपथ में, इन्वर्टर सर्किट में करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में करते हैं। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में। घर में जो अपने पास इन्वर्टर होता है उसके पीछे एक यानी राउंड यानी गोल कांच के अंदर एक एलिमेंट बंधा होता है और उसका अपने वो छोटा सा होता है, यानी जो अपने इन्वर्टर सर्किट के पीछे लगा होता है, तो वहाँ पे राउंड फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है। यानी कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज का दूसरा नाम क्या है, कारतूस फ्यूज, कारतूस फ्यूज। यानी कार्ट्रिज फ्यूज को अपने कारतूस फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखिए कि कार्ट्रिज फ्यूज की जो बॉडी होती है, कार्ट्रिज फ्यूज की जो बॉडी होती है वो बॉडी किसकी बनी होती है, पोर्सलिन की, कांच की, मेटल की और एक्सपोरी रीजन की होती है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कार्ट्रिज यानी कारतूस जो फ्यूज होता है उसकी बॉडी किसकी होती है, उसकी पोर्सिलिन की होती है, कांच की भी होती है और मेटल की होती है और एक्सपोरी रीजन की भी होती है। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूज वायर, यानी कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर फ्यूज जो वायर होता है, फ्यूज वायर उसका कौन उसमें किसका उपयोग करता है, तो उसके अंदर सामान्यतः लेड प्लस टीन का ही उपयोग करते हैं। यानी फ्यूज एलिमेंट जो होता है उसके अंदर लेड और टीन का ही उपयोग करते हैं। इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है यानी करंट वो इसकी होती है 30 एम्पियर तक। यानी 30 एम्पियर तक अपने कार्ट्रिज कारतूस फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। यानी कार्ट्रिज जो फ्यूज होता है कारतूस फ्यूज, इसका उपयोग अपने करते हैं उच्च क्षमता की जो मशीनें होती है, जो रेलगाड़ियाँ होती है, उसके अंदर अपन किसका फ्यूज करते हैं, तो कार्ट्रिज फ्यूज का। यानी यहाँ से
रेलगाड़ियाँ और मोटर्स में, यानी रेलगाड़ियाँ और मोटर्स के अंदर अपने किसका उपयोग करते हैं, तो कार्टेज फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास फ्यूज है फेरुल टाइप, यानी फेरुल टाइप फ्यूज होता है, उसका उपयोग अपने कहाँ पे करते हैं, फेरुल टाइप। यानी फेरुल टाइप जो फ्यूज होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार का कार्टेज फ्यूज ही होता है, यानी कार्टेज फ्यूज का ही एक रूप होता है, यानी किसका होता है, कार्टेज फ्यूज का ही एक रूप होता है। लेकिन इसकी धारा जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कार्टेज फ्यूज से ज़्यादा होती है, यानी कार्टेज फ्यूज से अधिक होती है। इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है, करंट कैपेसिटी वो होती है इसकी 60 एम्पियर तक, यानी कार्टेज फ्यूज से इसकी धारा क्षमता जो होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी अधिक होती है। अब अपने बात करते हैं HRC फ्यूज की, HRC फ्यूज। पहले तो अपने इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि HRC फ्यूज की फुल फॉर्म क्या है। तो HRC फ्यूज को अपने बोलते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी हिंदी में अपने उसको क्या बोलते हैं, उच्च विदारण क्षमता। हाई को उच्च, रैप्चरिंग को बोलते हैं अपने विदारण, और कैपेसिटी क्षमता, यानी उच्च विदारण क्षमता इसका पूरा नाम होगा हिंदी में, और इंग्लिश में अपने इसको बोलते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं कि जो HRC फ्यूज होता है इसकी धारा वहन जो क्षमता होती है, धारा क्षमता कितनी होती है, HRC फ्यूज की जो धारा क्षमता होती है वो कितनी होती है, यानी करंट कैपेसिटी जो होती है वो HRC फ्यूज की वो होती है 1250 एम्पियर तक, यानी सर्वाधिक जो धारा क्षमता होती है वो किसकी होती है, HRC फ्यूज की होती है, यानी 1250 एम्पियर तक ये करंट को सहन कर सकता है। और जो HRC फ्यूज की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, वो कार्टेज फ्यूज के समान ही होती है, यानी कार्टेज फ्यूज के अंदर अपने किसका, पोर्सिलिन का जो उपयोग किया था, मेटल का भी उपयोग किया था, यानी सेम जो कार्टेज फ्यूज की बॉडी होती है उसी प्रकार की HRC फ्यूज की भी बॉडी होती है, यानी बॉडी कार्टेज फ्यूज के समान होती है। अब अपने बात करते हैं कि फ्यूज वायर, यानी जो HRC फ्यूज होता है इसके अंदर जो फ्यूज वायर यानी फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे लेड प्लस टीन का उपयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, यहाँ करते हैं अपने टीन प्लस चांदी की मिश्र धातु का, टीन प्लस चांदी की मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। और जो HRC फ्यूज होता है इसकी ऑपरेटिंग जो टाइम होती है, यानी HRC फ्यूज की जो ऑपरेटिंग HRC फ्यूज का ऑपरेटिंग जो टाइम होता है वो होता है 0.013 सेकेंड, यानी 0.013 जो मिली सेकेंड होगा ये, यानी 0.013 मिली सेकेंड इसकी क्या होती है, ऑपरेटिंग टाइम होता है। और इसकी विदारण जो क्षमता होती है, यानी HRC फ्यूज की विदारण क्षमता का निर्धारण अपने किस में करते हैं, तो HRC फ्यूज की विदारण क्षमता का निर्धारण अपने करते हैं MVA में, यानी विदारण क्षमता। अब मैं आपको विदारण क्षमता निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, यानी अपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, यानी विदारण क्षमता क्या होगी, तो विदारण क्षमता जो होती है वो क्या होती है,
विदारण क्षमता जो होती है वो होती है अपने पास में धारा क्षमता इंटू वोल्टेज क्षमता अपॉन में 10⁶। यानी विदारण क्षमता निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? धारा क्षमता इंटू वोल्टेज क्षमता अपॉन में 10⁶। और HRC फ्यूज की जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितनी होती है, वो होती है 1.1 होता है इसका फ्यूजिंग फैक्टर। और HRC फ्यूज किससे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है? तो HRC फ्यूज जो होता है वो किससे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है? तो शॉर्ट सर्किट से। यानी शॉर्ट सर्किट से अपने क्या करता है? बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। यानी बेहतर सुरक्षा प्रदान किससे करता है? तो शॉर्ट सर्किट से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। लास्ट अब अपने पढ़ लेते हैं डी टाइप फ्यूज। डी टाइप फ्यूज होता है, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। यानी इसका डी टाइप फ्यूज का अपने उपयोग दिया, उपयोग कहाँ पे करते हैं? ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी ऑटोमोबाइल्स के अंदर अपने किसका उपयोग करते हैं? तो डी टाइप फ्यूज का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से कनेक्ट होइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।